Hello students, very good afternoon, very good evening. I Hina welcome you all to Agriculture Adda 24/7. तो dear student, Agriculture Adda 24/7 के official YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं अगेन हरियाणा एडीओ की क्लास, क्योंकि आज है फ्राइडे और आज होती है आपकी हरियाणा एडीओ इकोलॉजी की क्लास। ठीक है, तो अगर आप सारे के सारे, अगर आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर पहली बार अड्डा 24/7 के अगर आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि पावर कैप्सूल्स, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। इससे पहले हम इकोलॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। ठीक है, तो गाइस हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करते हैं, दैट इज BR। ओके, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी आपके, जैसे मैंने आपको नेशनल पार्क्स के बारे में इससे पहले बताया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया था, ऐसे ही आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन सिटू कंजर्वेशन में बताया था आप लोगों को कि इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जब किसी भी स्पीशीज को उसके खुद के ही हैबिटेट में जब आप उसको कंजर्व करते हो, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन, जो कि आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सिटू कंजर्वेशन की बात करते हैं, मतलब किसी भी स्पीशीज को फॉर एनी रीज़न कि वो ख़त्म होने वाली है या उस स्पीशीज़ का टाइम पीरियड शॉर्ट है, कोई उस एरिया में कोई पॉल्यूशन या कुछ भी इस तरीके से हो रहा है कि उसकी लाइफ जो है वो डेंजर जोन में जा रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक्सिटू कंजर्वेशन चूज़ करते हो। और एक्सिटू कंजर्वेशन में आता है लाइक आपके जूस हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, तो ये आपके एक्सिटू कंजर्वेशन के टाइप्स होते हैं कि आप उसको उसके खुद के इन्वायरमेंट से बाहर उसको आप कंजर्व कर रहे हो। ठीक है, उसके इन्वायरमेंट से बाहर ले जा करके जब आप उसको कंजर्व करते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्सिटू कंजर्वेशन मेथड, राइट। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है ये भी आपका एक टाइप का कंजर्वेशन मेथड होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, कितने बायोस्फीयर इंडिया में हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज का मतलब है कि ऐसे एरिया जिनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिनको कंजर्व करा जाता है कि उन एरियाज की जो भी स्पीशीज हैं वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो एनवायरनमेंट में मेंटेन होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये आती है कि स्पीशीज को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो, उसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई उस स्पीशीज को बचाना ज़रूरी है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि किसी भी स्पीशीज को आप मेंटेन इसलिए करते हो क्योंकि वो आपके इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आपके इकोसिस्टम में मेन रोल प्ले करती है। आपका जो इकोसिस्टम है, ठीक है, उसको बैलेंस करने का काम कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं और एनिमल्स करते हैं। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये आपके इकोलॉजी, आपके इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व की। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द प्रोटेक्टेड एरिया मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम प्लांट्स का ही कंजर्वेशन नहीं करते हैं, प्लांट के साथ में हम एनिमल्स को भी यहाँ पर कंजर्व करते हैं। एनिमल्स को भी प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखा जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स के साथ साथ, प्लांट्स का तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है लेकिन साथ साथ में एनिमल्स की पोचिंग भी हो रही है। पोचिंग मीन्स जो तस्करी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स की, लाइक जैसे एलिफेंट हो गए, वन हॉर्न राइनोस हो गए, टाइगर्स हो गए, किंग कोबराज हो गए, जो भी आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको अलग अलग रीजंस के लिए यूज़ करा जाता है, इनको अलग अलग रीजंस के लिए मारा जाता है। जैसे हाथी दांत बहुत फेमस है, ठीक है, किंग कोबरा का स्किन बहुत फेमस होता है, ऐसे ही टाइगर का स्किन बहुत फेमस होता है, बर्ड्स को उनके फीटर्स के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स को यूज़ करा जाता है और उनकी पोचिंग करी जाती है, किलिंग करी जाती है। फॉर एग्जांपल हम वन हॉर्न राइनो की बात करते हैं तो उसका हॉर्न जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी मेडिसिन उससे बनाई जाती हैं।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो जो हिरन वगैरह होते हैं, ठीक है, डियर्स, उनके भी जो एंटीलोप्स होते हैं, तो इनके जो हॉर्न्स होते हैं उनको यूज करा जाता है मेडिसिन के लिए, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे प्लांट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो टेक्सास बकाटा, ठीक है, टेक्सास बकाटा एक प्लांट होता है, ये फीमेल कैंसर्स में यूज होता है। इससे जनरली फीमेल्स में जो कैंसर्स होते हैं उनके लिए मेडिसिन यहाँ से बनाई जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी स्पीशीज जो हैं आपकी, उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है। तो ऐसी स्पीशीज को एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए उनको बायोस्फीयर रिजर्व्स में प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इट ऑल्सो रिस्टोर द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द विसिनिटी। ये जनरली आपके जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, ट्राइब्स हैं, उनके ट्रेडिशनल लाइफ को भी रिस्टोर करके रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्राइब्स जो हैं ये डायरेक्टली फॉरेस्ट से कनेक्टेड होते हैं। कैसे? क्योंकि ट्राइबल आप देखोगे, अमेजोन बेसिन हो गया या अंडमान निकोबार हो गया, कहीं पर भी जहाँ पर आपकी ट्राइब्स रहती हैं, उनका बहुत डीप कनेक्शन होता है फॉरेस्ट के साथ में, क्योंकि वो जो भी लेते हैं, ठीक है, वो जो भी यूज करते हैं, जो भी चीजें लेते हैं, सब कुछ वो फॉरेस्ट की यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉडर की बात करें, चाहे हम फूड की बात करें, चाहे हम बैम्बू की बात करें, आप लोगों ने देखा होगा इनमें बैम्बू के प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं, ठीक है। ये रिगाल जो होता है बैम्बू का, ठीक है, बांस जो होता है, रिगाल की टोकरियां बनाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैंडीक्राफ्ट्स ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा इनकी पूरी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर होती है, इसलिए इनका डीप कनेक्शन होता है फॉरेस्ट से। तो ये लोग फॉरेस्ट को काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि पूजा करते हैं उस फॉरेस्ट की, ठीक है, इनके लिए सब कुछ इनका फॉरेस्ट होता है। तो इनकी जो एक ट्रेडिशनल लाइफ है वो फॉरेस्ट से कनेक्टेड होती है। और वाइल्ड लाइफ क्या करता है? फॉरेस्ट को प्रिजर्व करता है, एनिमल्स को प्रिजर्व करता है और इनकी ट्रेडिशनल लाइफ को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दूसरी बात आती है दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। तो डेफिनेटली आपके वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ पर जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं, उनको कंजर्व करके रखना, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वहाँ पर जो अलग अलग स्पीशीज हैं, कुछ ओक की स्पीशीज, किसी भी एरिया में अगर कुछ ओक की स्पीशीज, कुछ देवदार की स्पीशीज हैं, कुछ पीसिया स्मिथियाना लाइक स्प्रूस की स्पीशीज हैं, फर की स्पीशीज हैं, तो उन अलग अलग प्लांट की स्पीशीज को मेंटेन करके रखना, ये सब क्या है? दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर आपके एनिमल्स, ठीक है, आपके एनिमल्स हो गए, आपके चीता, हिरन वगैरह जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, प्लस अलग अलग प्लांट की स्पीशीज को कंजर्व करके रखना, दैट इज कॉल्ड मेंटेन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या है? अलग अलग स्पीशीज जहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है। और ये इंडिया में इस्टेब्लिश हुए हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं। दूसरी बात कि आपके नेचुरल हैबिटेट्स में ही लार्ज एरिया ये प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, तो दैट प्रोटेक्ट द लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पर आपके जनरली नेचुरल हैबिटेट में ही आपके बहुत बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करा जाता है, और ऐसे उनको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज BR, ठीक है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व 18 इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। सो दीज आर प्रोवाइडेड विद द बफर जोन दैट आर ओपन फॉर सम इकोनॉमिक यूजेस। अब इसमें अलग अलग टाइप के बफर, अलग अलग टाइप के जोन्स होते हैं, ठीक है। इन बायोस्फीयर रिजर्व में आपके अलग अलग जोन्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं अलग अलग, ठीक है। और इन में से कुछ जोन में जाना तो ह्यूमंस के लिए अलाउड होता है, लेकिन कुछ जोन में जाना आपके लिए अलाउड नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो आपका टिपिकल जोन होता है, ठीक है, जो आपका टिपिकल जोन होता है जहाँ पर आपके प्रॉपर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, फॉरेस्ट की स्पीशीज होती है, वहाँ पर जाना अलाउड नहीं होता। अगर आप ऐसे एरिया में ज़बरदस्ती जा रहे हो तो, और वहाँ पर अगर आप पे अटैक होता है तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, ठीक है। कुछ जोन तक ही आप यहाँ पर जा सकते हो। तो अभी मैं बताऊंगी कि आप कितने जोन तक यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क्स भी हैं, इनको जोन्स में डिवाइड करा जाता है, अलग अलग जोन्स में, ठीक है। इसके अलावा नॉट ओनली द फ्लोरा एंड फौना बट ऑल्सो द ह्यूमन इनहेबिटिंग दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड। तो सिर्फ फ्लोरा और फौना ही नहीं, बल्कि जो आपके ह्यूमन इनहेबिटिंग एरियाज हैं,
ठीक है, ये भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन इनहिबिटिंग एरिया मींस बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करा जाता है अंडर द बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई कि बायोस्फीयर रिजर्व आपकी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड कंडीशन होती है कि आपके वाइल्ड एनिमल्स को, आपके जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ जो आपके प्लांट स्पीशीज हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करा जाता है, और इसके साथ साथ वहाँ पर जितने भी प्लांट्स, वहाँ पर जितने भी ह्यूमन हैबिटेट्स हैं उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आइडेंटिफाइड बाय द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो गाइस इनको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर लाया गया था। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में आपका बायोस्फीयर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने की बात करी गई थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रमोट करा गया था। अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो गाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेसिकली कि जो आपको मिला, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स के टाइम पे था, पेरेंट्स से हमें मिला और हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक चेन में चलता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट, अगर हमारे एंसेस्टर बहुत एक्सेसिवली अगर उस फॉरेस्ट को यूटिलाइज कर लेते, एक्सप्लॉइट कर लेते, यूटिलाइज नहीं उसको एक्सप्लॉइट करना बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अगर उसको एक्सप्लॉइट कर लेते तो क्या फॉरेस्ट अभी तक हमारे लिए अवेलेबल होता? नहीं होता। लेकिन हमारे टाइम पे जिस तरीके से फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, तो अगर ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गए तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यूटिलाइज करो कि आपके पहले भी लोगों ने उसे यूटिलाइज किया है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, तो आप भी उसको एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करो। ठीक है, और आपकी फर्दर जनरेशन तक, ताकि वो अवेलेबल हो पाए। इतनी बात समझ में आ गई। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर यही बात थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि आपके फॉरेस्ट एरिया को, आपके वाइल्ड एनिमल्स को बचाया जा सके और उनको सस्टेनेबल करा जाए। मतलब अभी के टाइम पे वो हैं, पहले थे, और बाकी फ्यूचर में भी वो सारे के सारे बने रहे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सस्टेनेबली डेवलप कराया जा सके। ठीक है, दूसरी बात आती है, दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड अंडर यूनेस्को। तो इसको यूनेस्को के अंडर इन 1971 में इस प्रोग्राम को इनिशिएट करा गया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को। इसको MAB भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? MAB भी इसको बोला जाता है। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, राइट। तो यूनेस्को ने उस सबसे पहले इसको 1971 में इसको इनिशिएट किया था। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोग्राम रिकॉग्नाइज एरिया विच, ये प्रोग्राम बहुत सारे एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है। इस प्रोग्राम के अंडर दिस प्रोग्राम रिकॉग्नाइज द एरिया, सो मेनी एरिया। इस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे एरियाज में वर्क करा गया था। इस प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे एरियाज में वर्क करा गया था, राइट। सो द वर्ल्ड मोस्ट टिपिकल टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम, इसके अंडर जो प्रोग्राम्स आपके आए थे, सो द वर्ल्ड मोस्ट टिपिकल टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम, इसके अंडर आपके टेरेस्ट्रियल और आपके कोस्टल इकोसिस्टम्स आते हैं। ठीक है, उनको प्रिजर्व करने की बात करी गई। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अभी मैं आपको बताऊंगी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या है और कोस्टल इकोसिस्टम क्या है, राइट। कि जो आपके सी के नियर बाई एरियाज हैं वहाँ पर आपके जो इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके जो इकोसिस्टम है ऐसे एरियाज में, तो उनको इस प्रोग्राम के अंडर कंजर्व करा गया कि किस तरीके से उनको कंजर्व करा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड के ऊपर जो इकोसिस्टम्स है, लाइक आपके फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गए, ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो गए, ऐसे इकोसिस्टम को बचाया जा सके, तो ये प्रोग्राम्स यहाँ पर इनिशिएट करे गए थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम दूसरे पे आते हैं। द एग्जिबिट अप्रोच टोन लाइव एंड वर्क हार्मोनी विद द नेचर। तो भाई आपके नेचर में जो एक वाइल्ड एनिमल्स और आपके प्लांट्स का जो एक कनेक्शन है उसको प्रॉपरली एक हार्मोनी को, नेचर की जो हार्मोनी है उसको मेंटेन करा जा सके। ठीक है, उसको एक प्रॉपरली उसके लिए एक एग्जिबिट अप्रोच स्टार्ट करा जा सके। दूसरा प्रोग्राम इसके अंडर था then that demonstrate the achievement of sustainable balance between the conserving natural ecosystem and biodiversity। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कि आप
कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करो, आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को कंजर्व करो, आप एक हार्मोनी मेंटेन करके रखो आपके वाइल्ड एनिमल्स के बीच में और आपके ये आपके वाइल्ड एनिमल्स के बीच में, आपके फॉरेस्ट के बीच में। तो बेसिकली ये इन सब से आपका एक अचीवमेंट मिलेगा, दैट इज सस्टेनेबल बैलेंस। सबसे बड़ा अचीवमेंट इसके अंदर क्या मिलेगा? सस्टेनेबल बैलेंस। और वो सस्टेनेबल बैलेंस जो है वो आपके नेचुरल इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का होगा, ठीक है। क्योंकि जब एक हार्मोनी मेंटेन रहेगी हमारे एनिमल्स के बीच में कि भाई हमें एनिमल्स को थ्रेटन नहीं करना है, दोज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन इकोसिस्टम, वो भी हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका भी उनका भी अपना मेन रोल है। तो फिर हम उनको हार्म क्यों करेंगे, राइट? तो फिर हम उनको हार्म क्यों करेंगे? तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आपकी किसके अंडर? ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस प्रोग्राम के अंदर आती है, मैरिन बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है। अब देखो जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो जो मैं आपको बता रही थी जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते हैं आपके अलग अलग जोन, ठीक है। कोर जोन, बफर जोन एंड मैनिपुलेशन जोन। मैनिपुलेशन जोन को आप ट्रांजिशन जोन भी बोल सकते हो, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द ट्रांजिशन जोन, ओके। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। तो देखिए गाइस, ध्यान से समझिए इस चीज को। देखो, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन, ये 3 जोन होते हैं किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के, चाहे आप नेशनल पार्क की बात करो, चाहे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करो, ठीक है। अब देखो, बात ध्यान से समझिएगा। कोर जोन आपका बिल्कुल मिड वाला जोन होता है, मतलब सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेंटर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो पूरे के पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में बिल्कुल मिड वाला जो पोर्शन होता है, जो बिल्कुल बीच वाला पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कोर जोन। क्या बोलते हैं? कोर जोन। एंड दिस एरिया इज कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। ये एरिया टूरिज्म के लिए कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है। इस एरिया में कहीं से भी आपका टूरिज्म अलाउड नहीं होता। ये अलाउड नहीं होता कि आप ऐसे एरिया में जाकर के टूरिज्म करें, ठीक है। आपने देखा होगा, आप बहुत सारे पार्क्स में जाते हो, अम्यूजमेंट पार्क एंड बहुत सारी जगह आप लोग जाते हो घूमने के लिए, नेशनल पार्क्स भी जाते हो, जूस भी जाते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक जोन तक आपको अलाउड करा जाता है। चाहे आप फॉर एग्जांपल आप कॉर्बेट नेशनल पार्क चले जाओ, कॉर्बेट फॉल तक वो आपको अलाउ करेंगे जाने के लिए, लेकिन उसके बाद अंदर के जोन में वो आपको नहीं जाने देंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कोर जोन होता है और वहाँ पर एनिमल फ्री होता है। आप उसमें आप उसमें बिल्कुल अंडर डेंजर जोन में होते हो कि एनिमल वहाँ पर इजीली वो विजिट कर सकता है, इधर से उधर घूम सकता है, क्योंकि वो तो वहाँ का राजा है। अपने घर में हर कोई बहुत अच्छे से खुला घूमता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें बिल्कुल डेंजर जोन में होते हो, डेंजर कंडीशन में होते हो, ठीक है। तो इसलिए कोर जोन में जाना आपको अलाउड नहीं होता। और इसमें अगर आप जबरदस्ती उस जोन में जा रहे हो और आपको किसी भी तरीके से कोई भी हार्म हो गया, तो ऐसा वाइल्ड एनिमल को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और आपके अगेंस्ट कुछ केस भी नहीं बनेगा, है ना। मतलब ये बन सकता है कि आप जबरदस्ती वहां पर गए और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो कोर जोन आपका कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड जोन होता है, जहां पर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ बफर जोन और ट्रांजिशन जोन तक जाना अलाउड होता है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड टू द ट्रांजिशन जोन कंप्लीटली। ये तो बाहर की तरफ होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ। यहाँ पर आप जितना घूम लो, जितना जा लो, कोई कोई यहाँ पर आपके ऊपर रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आता है बफर जोन। तो बफर जोन तक भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, लेकिन वहाँ पर आप बहुत तेजी से चिल्ला नहीं सकते, चीख नहीं सकते, जस्ट बिकॉज के वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं दोज आर completely those are just love to live in the पीसफुल एनवायरमेंट, ठीक है। उनको बस आपके पीसफुल एनवायरमेंट में रहना पसंद होता है, तो इसलिए आप वहाँ पर ज़्यादा जोर से चीख नहीं सकते, आपको थोड़ा सा डेकोरम वहाँ पर मेंटेन करना होता है। बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड टू दैट रीजन, बफर जोन तक, ठीक है। वहाँ पर भी एनिमल आपके ऐसे नहीं होते कि शेर जा रहा है और आप शेर को देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन बिल्कुल जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो कोर जोन में जाना अलाउड नहीं होता। तो इस तरीके से ये जोन होते हैं, कोर जोन, देन बफर जोन एंड देन दिस इज योर ट्रांजिशन जोन। तो यहाँ बाहर तो आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, बफर जोन में भी होती है, लेकिन कोर जोन से अंदर की तरफ आपकी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। सो दिस एरिया इज कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड फॉर द ह्यूमन बींग्स,
राइट। ह्यूमन बींग्स या किसी के लिए भी ये एरिया कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। और अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ जा रहे हो और आपको किसी भी एनिमल ने थ्रेटन कर दिया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके। नो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नो एनिमल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एनिमल को उसके लिए कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। जैसे बचपन में होता है ना कि कुत्ते ने काट लिया तो उसकी पिटाई हो जाती है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व आपके प्रेजेंट है, राइट। तो इंडिया में हमारे सबसे पहले तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें इंडिया में, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, 3 जोन्स में आता है, 3 स्टेट में आता है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, इन तीनों में आता है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, राइट। नेक्स्ट दूसरा आता है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, काफी सारे लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जिसको बोलते हैं। गल्फ ऑफ मैनर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इन तमिलनाडु। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैनर जो है ये आपका तमिलनाडु में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंदा देवी नेशनल पार्क। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसको यूनेस्को ने अपने अंडर ले रखा है, क्योंकि बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं जिनको यूनेस्को ने अभी अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ऑलरेडी ले चुका है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के अंडर है, ठीक है, ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये आपका उड़ीसा में है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमार्की बायोस्फीयर रिजर्व आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद बात करते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आपका मेघालय में है, राइट। देन बात करते हैं आपके अचनक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो आपका जो अचनक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है दिस इज इन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आपका अंडमान निकोबार में है। और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका कर्नाटका एंड तमिलनाडु में है। एंड इसके बाद बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये आपका सिक्किम में प्रेजेंट है। तो गाइज ये आपके डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं जो अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स कब बने और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो जैसे नीलगिरी है तो 2000 का है, सुंदरबन जो है ये आपका 2001 का है, गल्फ ऑफ मैनर 2001 का है, नंदा देवी नेशनल पार्क 2004 का है, सिमलीपाल 2009 का है, पंचमार्गी ये आपका 2009 का है, नोकरेक 2009, अचनकमार 2012, ग्रेट निकोबार 2013, अगस्त्यमलाई 2016 एंड कंचनजंगा 2018। इसमें 2-3 मैंने इंक्लूड नहीं करे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ ली है, ठीक है, कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से जोन्स होते हैं, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है? तो गाइस देखो बायोस्फीयर रिजर्व आपके बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम ये करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कंजर्वेशन करते हैं। आपके जो नेशनल पार्क हैं, आपकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आपके जितने भी ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सब के सब कंजर्वेशन का काम करते हैं। आपकी वाइल्ड एनिमल जो आपकी वाइल्ड एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं, इसके अलावा आपके जितने भी प्लांट की स्पीशीज़ हैं उनको ये कंजर्व करके रखते हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पीपल की बात करें, पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एनिमल्स में वन हॉर्न राइनो की बात करें, ठीक है, वन हॉर्न राइनो जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके, जो असम में प्रेजेंट है, वहाँ पर ये सबसे वहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर इनको कंजर्व करा गया है। तो ये अलग अलग जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, जो आपके नेशनल पार्क हो गए, जो आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर आपके अलग अलग स्पीशीज़ को कंजर्व करा जाता है, ताकि आपके बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करा जा सके, आपके इकोसिस्टम को, आपकी इकोलॉजी को बैलेंस करा जा सके, आपके इकोसिस्टम को बैलेंस करा जा सके, मेंटेन करा जा सके,
राइट। दूसरा आता है डेवलपमेंट। अब गाइस देखो, इससे डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, ये डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब आपका किसी भी एरिया में अगर बायोस्फीयर रिजर्व है तो डेफिनेटली लोग उसको विजिट करने जाएंगे, देखने जाएंगे, राइट। तो जब लोग उसे देखने जाएंगे तो उस एरिया का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट पर्टिकुलर किसी एरिया में जहाँ पर ये हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा रिस्टोरेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड रिसर्च पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता चलता है कि आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या आपके फॉरेस्ट जो है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंस आपको इनसे पता चलती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, आपके बायोस्फीयर रिजर्व से, आपके नेशनल पार्क से, कि हाउ फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस, कैसे फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस, क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या हमें फॉरेस्ट से मिलता है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, ठीक है। दूसरा रिसर्च। तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ होती हैं, आपको अगर उन पे रिसर्च करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई स्पीशीज़ है वो कॉन्टिन्यूसली एक्सटिंक्ट होती जा रही है, तो यहाँ पर आप उन पे रिसर्च कर सकते हो, लेकिन आपके रिसर्च का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी प्लांट स्पीशीज़ पर अगर रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आपने रिसर्च के दौरान उससे जब सैंपल लिया तो आपने कुछ ये किसी तरीके का कंटामिनेशन कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये अलाउड नहीं होता। आपको रिसर्च करना है, जस्ट गो एंड आप रिसर्च करो, बट ये है कि आपकी रिसर्च से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट उस प्लांट या उस पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो एजुकेशन रिसर्च के लिए भी आपके बायोस्फीयर रिजर्व रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आता है लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज प्लानिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड हेल्दी इकोसिस्टम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेल्दी इकोसिस्टम के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि हेल्दी इकोसिस्टम मीन्स जहाँ पर आपकी प्लांट की स्पीशीज़ भी बहुत अच्छी हैं, एनिमल की स्पीशीज़ भी बहुत सारी अवेलेबल है, और जहाँ पर आपके जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। लाइक आपकी जो प्लांट स्पीशीज़ है उनको कोई थ्रेटन नहीं कर रहा, एनिमल्स को का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वो एक हेल्दी और अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं। दूसरा, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पोल्यूशन नहीं होता जिसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं होता। इस वजह से ये सब एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ये भी आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब गाइस देखो, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज है क्या एक्चुअली, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है क्या? तो क्लाइमेट चेंज हम सभी लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है अभी के टाइम पे जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, जो लग्जरी हम लोगों को चाहिए, ठीक है, जिस लग्जरी में हम लोग रहते हैं, लाइक हमें फ्रिज भी चाहिए तो हमें ये एसी भी चाहिए, हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। और इनसे निकलने वाली जो हार्मफुल गैसेज हैं वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में जा रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में जा रही हैं, सारी गैसेस, और इन्वायरमेंट में फिर ये क्या करती हैं, सनलाइट को ट्रैप कर देती हैं, जिसकी वजह से वो सनरेज दोबारा रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती हैं, और इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे रेस कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। अनकंडीशनल आपका कभी भी रेनफॉल हो जाता है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये विंटर सीजन में रेनफॉल हो जाता है, समर में आपका बहुत एक्सेसिव गर्मी होती है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइम जो है प्लांट्स का ये चेंज होने लग गया है, क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइम तो क्लाइमेट पे ही बेस्ड होता है ना, कि स्प्रिंग में आपका अच्छा मौसम होता है तो फूल खिलते हैं, तो भाई बहुत जल्दी जून ये आपके जनवरी में ही फूल खिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अपने प्रॉपर टाइमिंग में नहीं होते। तो ये एक क्या है, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे प्लांट्स का फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पीरियड भी चेंज हो गया है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपके वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट में देखने को मिलते हैं। इसका एक इम्पैक्ट एसिड रेन भी है, ठीक है। एसिड रेन किस वजह से है? जो आपके इंडस्ट्रीज से ये जो जितना भी आपका एमिशन हो रहा है हार्मफुल, ये सारा का सारा एमिशन कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है, और एटमॉस्फेयर में ये क्लाउड्स में कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है। तो जब ये क्लाउड्स में कम्प्लीटली कंडेंस्ड फॉर्म में आता है, फिर उसके बाद जब इसमें वाटर भी एक्यूमुलेट हो जाता है, तो ये उस कंडेंस्ड फॉर्म में फिर नीचे की तरफ रेनफॉल के फॉर्म में बरसता है, नीचे की तरफ आ जाता है, और ये क्या रिलीज करता है? एसिड रेन, ठीक है। और इस एसिड रेन की वजह से आपके जो सॉइल्स हैं,
सॉइल में बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है, लाइक सॉइल का पीएच रेज कर जाता है, आपके फील्ड्स जो हैं सारे के सारे खराब हो जाते हैं, उनकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से देखने को मिलते हैं, जो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कार्बन एमिशन, ठीक है। कार्बन एमिशन अभी जो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी 5 पंचामृत भी दिए हैं। अब ये पंचामृत इन्होंने अभी की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, यूएनएफसीसी में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं, तो उनमें हर साल मीटिंग होती है, ठीक है, हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, और इन कॉन्फ्रेंसेस में कुछ ना कुछ इनका एजेंडा होता है क्लाइमेट को लेकर के, ठीक है। इस बार इनका ये एजेंडा था कि 2050 तक, ठीक है, 2050 तक कार्बन न्यूट्रलाइजेशन करना है। कार्बन न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि जितना कार्बन आप एमिट करोगे उतना ही कार्बन आपके जो फॉरेस्ट हैं वो उसको कंज्यूम करेंगे। अब एक बात समझिए आप लोग, ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करने की, तो वो सबसे ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं आपके ओशियन और सीज, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम तक ये इतना ज़्यादा कार्बन ऑलरेडी ये एब्जॉर्ब कर चुके हैं कि अब इनकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अब दे आर लाइक कि अब हम और नहीं कर सकते, वी आर एग्जॉस्टेड। ये इतने ज़्यादा लेवल तक उस एमिटेड कार्बन को एब्जॉर्ब कर चुके हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन बचता है दैट इज़ प्लांटेशन, क्योंकि प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, प्लांट्स इन्वायरमेंट से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सोर्स हमारे पास आता है प्लांट्स कि हम क्या करें, मैक्सिमम प्लांटेशन करें, जिसमें ब्राजील का जो फॉरेस्ट है मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज कार्बन सिंक, ये सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। तो जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा कार्बन को ये सबसे ज़्यादा कार्बन को गेन करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं। अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा भी है कि ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही है, राइट। तो गाइस ये सब कुछ क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही तो इम्पैक्ट है। जो कार्बन हमारी फैक्ट्रीज से इतना ज़्यादा निकलता जा रहा है, तो कार्बन न्यूट्रलाइजेशन अभी इतना ज़्यादा हो भी नहीं सकता, ठीक है। हर एक कंट्री को कार्बन क्रेडिट जो है ये कार्बन क्रेडिट ये एक कार्बन की लिमिट हर कंट्री को दी जाती है। अब जो कंट्री कार्बन एमिशन उसके कंपैरिजन में कम करती है उनको कार्बन क्रेडिट भी दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने बोला है कि इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रलाइजेशन पे आएगा। कब तक, 2070 तक कार्बन न्यूट्रलाइजेशन पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले कार्बन न्यूट्रलाइजेशन पॉसिबल है ही नहीं। इतना ज़्यादा अभी कोविड के टाइम पे वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, इतनी सारी फैक्ट्रीज बंद थी, तो उसकी वजह से ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ को तो ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि 2070 तक ये काम होगा। यूरेनियम को लेने की बात करी है इंडिया ने, बट वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे क्लाइमेट चेंज पे। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैसेस जो है धीरे धीरे ये ट्रैप होती जा रही है और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हॉट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आपके ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज वाटर लेवल राइज हो रहा है, तो अनकंडीशनल फ्लड आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ड्रॉट हो रहा है, ठीक है, कभी भी ड्रॉट आ जा रहा है, रेनफॉल नहीं हो रहा, कई बहुत सारे टाइम तक समर पूरा निकल जा रहा है, जो आपका ये रेनी सीजन है वो पूरा निकल जा रहा है और ये बारिश नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से ड्रॉट हो रहा है। ड्रॉट का डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप में पड़ रहा है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अगर ग्रो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वाटर फूड की स्कैरिसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस देखे जा रहे हैं अभी के एनवायरनमेंट में, और जो किसकी वजह से हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। इनका सिर्फ एक ही रीज़न है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। इसके अलावा इंक्रीज ड्रॉट इंक्रीज हो रहा है। ये आपके जो ओशन लेवल जो है वो धीरे धीरे रेस कर रहा है,
ठीक है। स्पीशीज खत्म होती जा रही है, वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर इनका सबसे पहले इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि जितने भी आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपके बर्ड्स के ऊपर, आप लोगों ने अभी देखा होगा कि कोविड के टाइम पे पहले बर्ड्स नहीं दिखाई देते थे, कोविड के टाइम पे सिटीज़ में भी बर्ड्स आने लगी। तो जहाँ पर जितना क्लीन इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर उतने ही ज़्यादा बर्ड्स आपको दिखाई देंगे। सिटीज़ में आप कभी भी बर्ड्स को बर्ड्स को कभी भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है कि वहाँ पर बर्ड सर्वाइव कर ही नहीं पाती, और बर्ड्स के ऊपर सबसे पहले इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, लॉस ऑफ स्पीशीज खत्म होती जा रही है, इनफ फूड नहीं है, प्रोडक्शन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे प्रोडक्शन एक टाइम के बाद फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है। और मोर हेल्थ रिस्क तो हो ही रहे हैं। अब इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, हम उस सारे कार्बन को अगर कंज्यूम करेंगे, उस कार्बन को अगर हम इनहेल करते हैं, तो वो कार्बन बॉडी से बाहर इतने सारे डिफेक्ट कॉज कर रहा है इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। तो सोचो बॉडी के अंदर आकर के वो कितने ज़्यादा डिफेक्ट कॉज करेगा, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स शो करेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये सब आपके क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये सारे दीज आर द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसके बाद आता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज बेसिकली द टूल। ये एक टूल होता है जिसको हम कब यूज़ करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं गाइज कि जो भी आपके सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट निकले होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट निकले होते हैं, उनका या प्रपोजल्स निकले हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, और जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट तो फेल हो गया था, गंगा एक्शन प्लान भी आया था, ये सारे प्रोजेक्ट आपके फेल हो गए थे। लेकिन जैसे ये आपके प्रोजेक्ट लायन आया था, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो ऐसे ये प्रोजेक्ट आपके काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल भी रहे हैं। ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स क्यों आए थे, ये प्रोजेक्ट इसलिए आए थे ताकि जैसे ही उनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने लगी, फिर गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट फिर ये प्रोजेक्ट्स लाने शुरू कर दिए थे, तो जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया। तो इसके अलावा जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, वो वाटर के लिए था कि गंगा का पानी स्वच्छ करा जाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो इन सारी चीज़ों के लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आप लेकर ही चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुई, और अगर नहीं हुई हैं तो क्या क्या किस रीज़न से नहीं हुई। तो बेसिकली दिस इज़ अ टूल यूज टू एसेस। ये एसेस करता है उन सारी चीज़ों को कि कौन कौन से प्लान्स आपके सक्सेसफुल हुए जो आपने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग लिए थे, और कौन कौन से प्लान्स आपके सक्सेसफुल नहीं हुए जो आपने यहाँ पर लिए थे। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा EIA, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेक श्योर दैट project decision makers think about the likely effect on the environment and at the earliest possible time and aim to avoid, reduce or offset these effect। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, ये इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जिसने वो प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, जो मेकर था उस प्रोजेक्ट का, क्या उसने इन्वायरमेंट के पॉजिटिव पॉइंट्स को उसने दिमाग में रखा है। लाइक कि आपके इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स उसने सोचा है कि इनका क्या इम्पैक्ट होगा, जो प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर रहा है उसका गुड इम्पैक्ट होगा, क्या क्या गुड इम्पैक्ट होगा। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके उसने वो प्रोजेक्ट बनाया है या नहीं बनाया है। ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ये एसेस करता है, इन सब चीज़ों का भी ये ध्यान रखता है। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं हमारा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखिएगा इस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आपके बहुत सारे इस इकोसिस्टम के टाइप आते हैं आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो आपका लैंड के ऊपर होता है, एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है जो आपका वाटर में होता है। ठीक है। अब देखो अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बेसिकली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होता है जो कि लैंड के ऊपर हो। ठीक है। इसमें आपके अलग अलग इकोसिस्टम आते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम इसके अंडर आते हैं। ठीक है। अब देखो जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की हम बात करें गाइस, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपके बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है उस ऑर्गेनिक मैटर को वो
धीरे धीरे उस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं और उसके बाद सॉइल को एनरिच बनाते हैं। इसलिए फॉरेस्ट सॉइल को वर्जिन सॉइल बोला जाता है, क्योंकि उसमें ओ होराइजन प्रेजेंट होती है और इस ओ होराइजन में कम्प्लीटली क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से वो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखा जाता है। ओके, तो फॉरेस्ट हेल्प्स टू मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड आर द मेजर कार्बन सिंक। तो ये मैंने आपको अभी कार्बन क्रेडिट में भी बताया कि ये आपके मेजर कार्बन सिंक होते हैं। इसके अलावा आपके टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट क्या करते हैं, आपके मॉइस्चर को कंजर्व करके रखते हैं। आप देखो कहीं पर भी किसी भी एरिया में आप चले जाओ, एक ऐसे एरिया में, एक ही जगह पे एक ऐसे एरिया में आप चले जाओ जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप फॉरेस्ट एरिया की तरफ जाने लगो तो आपको ठंड लगने लगेगी, वहाँ पर ठंडी हवाएं आपको फील होंगी। तो दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर which is just reduced due to the forest। तो फॉरेस्ट की वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। बाकी एरियाज में जहाँ पर फॉरेस्ट नहीं है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी करते हैं और एक बेस्ट कार्बन सोर्स का भी काम करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है बेसिकली आपका, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस एंड हर्ब्स। तो यहाँ पर आपको प्लांट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस एंड हर्ब्स मिलेंगे। ठीक है, ग्रासेस एंड हर्ब्स मिलेंगे, जो छोटी छोटी ग्रासेस मिलती है, और ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जो जनरली आपके हर्बीवोर्स हो। ठीक है, तो ये जनरली आपको टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं जैसे सवानाज हो गए, तो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ ग्रासलैंड। जैसे आप लोगों ने केदारनाथ के साइड में हेमकुंड साहब का नाम सुना होगा, कंप्लीट ग्रासलैंड है। ऐसे ही आपके और भी ट्रॉपिकल में भी आपके इस तरीके से सवानाज मिलते हैं, घास के मैदान, तो उन्हें बोला जाता है ट्रॉपिकल, उन्हें बोला जाता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका टुंड्रा इकोसिस्टम। तो टुंड्रा आता है आपका कम्प्लीटली बिल्कुल ठंडे एरिया का। ठीक है, टेम्परेट क्लाइमेट मतलब बिल्कुल जहाँ पर टेम्परेचर कम है, ऐसे एरिया में जो इकोसिस्टम मिलता है, जो एनिमल्स मिलते हैं, जो ट्रीज मिलते हैं, उन्हें बोला जाता है टुंड्रा इकोसिस्टम। तो टुंड्रा इकोसिस्टम आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड फाउंड इन अ कूल क्लाइमेट वेल रेनफॉल इज स्कार्स। तो ऐसे एरियाज में देखो रेनफॉल बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है। यहाँ पर वेजिटेशन भी आपको ट्रीज बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही रेयर मिलते हैं। तो ऐसे को बोला जाता है टुंड्रा। ठीक है, ट्री आर कवर्ड विद द स्नो एंड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम स्नोफॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम, जैसे आप लद्दाख देख सकते हो, लेह लद्दाख, वहाँ पर बारिश कम होती है लेकिन वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, कोल्ड डेजर्ट भी आप उसको बोलते हो। तो ऐसे ही एरियाज आपके टुंड्रा में आते हैं जनरली, जहाँ पर बर्फ तो गिरती है लेकिन बारिश बहुत कम होती है, वेजिटेशन भी वहाँ पर ना के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टुंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज फाउंड इन द आर्कटिक एंड माउंटेन टॉप्स। तो ये जनरली आपके जैसे आर्कटिक जोन है, ठीक है, या माउंटेन टॉप्स है, यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर हम आर्कटिक जोन की बात करें तो वहाँ पर भी सिर्फ 6 मंथ धूप आती है, बाकी तो पूरे टाइम वहाँ पर बर्फ गिरती रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर होता है। जब वहाँ पर गर्मी का टाइम आता है तो उस टाइम पे वहाँ पर बस फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, बाकी इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है पूरा लैंड, है ना। तो ऐसे एरियाज को जनरली आपका टुंड्रा इकोसिस्टम बोला जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट में हम आ जाते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। तो देखिए डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये डेजर्ट आपके मिलते हैं। ठीक है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, इंडिया में आपके थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, तो डेजर्ट जनरली आपके मैक्सिमम एरियाज में मिलते हैं। ठीक है, और इन रीजन में आपका रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम मिलती है। इवन दो यहाँ पर जो वेजिटेशन आपको मिलेगी दैट विल बी थॉर्नी। तो थॉर्नी फॉरेस्ट जनरली यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, ठीक है, बबूल हो गया, कीकर, तो इस टाइप के प्लांट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। अकेशिया निलोटिका जिसको हम बबूल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलते हैं, जो जिनमें जनरली लीव्स जो है वो स्पाइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से डेजर्ट एरिया में बारिश तो होती नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, सनलाइट रहती है तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन का डर होता है। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पर डर क्यों होता है ट्रांसपिरेशन का, नॉर्मली भी तो प्लांट ट्रांसपिरेशन करते हैं। वो रीज़न ये है
कि प्लांट्स जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन करेंगे उनकी खुद की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास लैंड में वाटर तो है नहीं, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे। इसलिए वो बहुत ही कम ट्रांसपिरेशन के लिए वो जनरली अपनी लीव्स को कन्वर्ट कर लेते हैं स्पाइंस में और फिर वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जोन्स डेजर्ट एरिया में जनरली जो एनिमल्स आपके मिलते हैं, जैसे आपके स्पाइडर्स हो गया, स्नेक्स हो गया, इस टाइप के एनिमल्स आपके डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और स्पीशीज मैंने आपको बताया कि बबूल हो गया, कीकर, कैक्टस वगैरह ये सब मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपके डिफरेंट इकोसिस्टम थे जो हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़े। बायोस्फीयर रिजर्व हम लोगों ने पढ़ लिया, आपका EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मैंने आपको बता दिया, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट बता दिए। तो ऑलमोस्ट हम लोग इकोलॉजी में कर चुके हैं, आप एक बार इन लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आपका बहुत जल्दी ये एडमिट कार्ड आई थिंक आपका 9th में आने वाला है। तो गाइज बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अपनी बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एट द एंड गाइज अब आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है यार, क्योंकि एट द एंड हमारे पास एक ही चीज़ रहती है कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। तो उस टाइम मैनेजमेंट का सॉल्यूशन है ये आपका हरियाणा ADO का मॉक टेस्ट। गाइज मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा हर क्लास में एम्फेसाइज करती हूँ कि कुछ मत करो लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ, क्योंकि आपका जैसा एग्ज़ाम पैटर्न है, आप वहाँ पर बैठ करके कैसे आप एग्ज़ाम को हैंडल करते हो, वो प्रेशर सबसे ज़्यादा मैटर करता है और वो प्रेशर रिलीज़ करता है ये मॉक टेस्ट। तो गाइज जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी। दूसरा आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि मॉक टेस्ट करते हुए आप ये मत सोचो कि मैं अपने रूम पे हूँ, मैं अपने घर पे हूँ। आप ऑनेस्टली अपने साथ ऑनेस्ट रह करके फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए। और दूसरा मॉक टेस्ट लगा के यूं नहीं कि छोड़ दिया, उसके सॉल्यूशंस भी देखिए, ठीक है। तो इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और गाइस 15 मॉक टेस्ट मोर देन सफिशिएंट है। और आज सबसे अच्छी बात ये है कि मॉक टेस्ट पे आपके 22% ऑफ है, ठीक है। 22% बुक्स और मॉक टेस्ट पे ऑफ है, तो आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। Y447S कोड यूज करके यहाँ पर आपको Y447S कोड यूज करना है और आपका मॉक टेस्ट में आप इनरोल कर सकते हो। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके हरियाणा ADO के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए। जितनी चीज़ें आपको बताई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। डेफिनेटली यार एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है। बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए। इसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हरियाणा ADO के अलावा बाकी एग्रीकल्चर के दूसरे फील्ड की प्रिपरेशन, एग्रीकल्चर के फील्ड की प्रिपरेशन करने वाले और भी स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे अभी IBPS AFO का एग्ज़ाम आने वाला है, FCI का भी एग्ज़ाम अब आ जाएगा। IBPS AFO का तो पहले फॉर्म आएगा अभी, लेकिन FCI का तो फॉर्म फिलिंग हो चुका है। तो गाइज आप लोग IBPS ASO के लिए या फिर बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम को अगर आप टारगेट करें तो आप एग्रीकल्चर महापैक में भी इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं जितने भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए हैं, और सारे रिकॉर्डेड बैच, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो Y447A कोड अप्लाई करके आप इस एग्रीकल्चर के महापैक पर 80% डिस्काउंट के साथ इनरोल कर सकते हो। डबल वैलिडिटी अभी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे आपकी क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी कीजिए। बाय बाय।